नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात होगी अब की बात त्रिकोणीय लड़ाई। ये इस पर सवाल अब खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में, क्या वाकई में त्रिकोणीय लड़ाई है या नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा चुनाव में बूथों की कमान संभालने वाले बूथ अध्यक्षों को चुनावी कौशल सिखाने के लिए बीजेपी के आला नेता मैदान में उतर गए हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जौनपुर जा रहे हैं। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। पीएम दिसंबर में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए काशी आ रहे हैं और इसी का जायजा लेने आज योगी आदित्यनाथ बनारस जाएंगे और इसके बाद सीएम का गोंडा जाने का कार्यक्रम रहेगा। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज हरदोई जा रहे हैं। हरदोई की सनीला विधानसभा में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर संयुक्त रूप से एक जनसभा करेंगे। शाम को उनका सिद्धार्थनगर जाने का कार्यक्रम है। और उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी यूपी में लगातार दौरे कर रही हैं। वो आज महोबा में रैली करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 2022 की पिक्चर अब भी साफ नहीं हो पा रही है। सभी पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई हैं। क्या लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है या कांग्रेस और बीएसपी गेम चेंजर बनकर उभरेंगे? यह है बड़ा सवाल। और ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने तूफानी दौरों की, और इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त नोएडा से मौजूद हैं और बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। यूपी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन अमीक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीएसपी लीडर धर्मवीर चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहला सवाल राजीव आपके पास आ रही हूं। हमने उस दिन चर्चा की थी राजीव, आपको याद होगा, हम त्रिकोणीय एंगल को लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या है उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला या फिर सीधी फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, और बाकी जो कांग्रेस है बीएसपी है वो बाद में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। देखिए विपनेश, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप लगातार पिछले कई दिनों से, या मैं कहूँ पिछले कई महीनों से हम उत्तर प्रदेश की सियासत और चुनाव पर चर्चा करते रहते हैं। मुझे लगता है कि नियमित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा ये सबसे ज़्यादा जो नियमित तौर पर कार्यक्रम, इस पर चर्चा होती रहती है और हम रोज़ के अपडेट और डेवलपमेंट पर चर्चा करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो अचरज की बात मुझे लगती है उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 3 दशकों से देखने के बाद, कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में बेस वोट बैंक के हिसाब से सबसे मजबूत है, जिसका 20% वोट पिछले लगातार मोदी लहर में भी 20% वोट उसके पास बना रहा, वो बीएसपी इस बार के चुनाव में क्या करने वाली है, मायावती की रणनीति क्या है, बीएसपी सुप्रीमो इतनी शांत खामोश सी क्यों दिख रही हैं। हर चुनाव से पहले आपको याद होगा, सबने देखा होगा कि हर चुनाव से पहले लोग बीएसपी ज्वाइन करते थे। इस चुनाव से पहले लोग बीएसपी छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लगता है उमाशंकर सिंह जो नए विधायक दल के नेता 24 घंटे पहले बनाए गए हैं, उनको छोड़ करके जो 19 विधायक जीते थे, शायद कोई भी बसपा से मुश्किल से 1-2 लोग बचे हैं, बाकी सब चले गए। और यहाँ तक कि विधायक दल के नेता ने भी इस्तीफा परसों रात दे दिया था। तो क्या बीएसपी कोई चौंकाने वाला फैसला आने वाले दिनों में करने वाली है? क्योंकि जब हम आज बात कर रहे हैं 27 नवंबर को, जनवरी के पहले हफ्ते में, बहुत देर होगी तो जनवरी के पहले हफ्ते में, लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट है, डब्ल्यूएचओ ने जिस तरह से चिंता जताई है, और मुझे मालूम है कि कल शाम को भारत सरकार में भी एक बैठक हुई थी जिसमें इस बात की बहुत चिंता जताई गई कि ये जो वेरिएंट है ये तो बड़ा खतरनाक, इसके कई वेरिएंट आने वाले हैं, तो इसकी कैसे पुख्ता तैयारी की जाए। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद इस पर बैठक भी करने जा रहे हैं। तो एक बात यह है कि अगर इस तरह की, आपको मालूम है कोरोना का सीजन फरवरी लास्ट से शुरू होता है, तो उसी समय उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आएंगे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, नॉर्मल रहा, तो जनवरी के पहले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब 35 दिन बचे हैं, मायावती क्या कर रही हैं? क्या उनकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग किसी पार्टी से बन रही है जिसमें वो ऐसे उम्मीदवार खड़े कर रही है जिससे कि किसी को फायदा हो और उनकी जो बेस वोट हैं उससे कुछ सीटें उनको ऐसी मिल जाए जिससे उनकी ये रणनीति है कि आने वाले
नतीजों के बाद कोई उनके बगैर न सरकार पर बना पाए, सिर्फ उतनी ही सीटें उनको चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा बेस वोट बैंक वाली पार्टी बीएसपी है, उसकी रणनीति का पता कुछ चल नहीं पा रहा है। आप खुद भी देख रही है अभी तक बीएसपी कहां दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आज की तारीख में 27 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो 2022 में होने हैं, सीधी फाइट अगर दिखाई दे रही है तो सपा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच में दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं और प्रियंका गांधी का एकल प्रयास ऐसा है कि कहीं कहीं पर कांग्रेस भी एक शक्ति के तौर पर और एक ताकत के तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। और कांग्रेस निश्चित तौर पर, मैं हमेशा कहता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव जिसमें 100 सीटें उसको मिली थी, सपा गठबंधन से सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी। 100 सीटों पर लड़के 9 सीट जीत पाई थी। इस बार उसकी सीटों में इजाफा होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। अब ये जो लड़ाई है, और दूसरी एक खबर और बता दूं, जो सपा और रालोद गठबंधन की बात है उसका ऐलान हो जाना चाहिए था। सीटों का पेंच अभी फंसा हुआ है। किसी भी तरीके से जयंत जो है 50 सीटों के आसपास अड़े और टिके हुए हैं और समाजवादी पार्टी उनको 30 या 32-34 सीटों के आसपास। तो अभी इस सीट बंटवारे का एक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, इसलिए गठबंधन के ऐलान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बाकायदा उसका ऐलान करने में देरी हो रही है। जयंत चौधरी को कुछ ज़्यादा सीटों की ज़रूरत है, ये होता ही है चुनाव से पहले। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद और सपा गठबंधन इस बार ज़्यादा मजबूत स्थिति में है पिछली बार की तुलना में, क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसने समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बदल दिए और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ आने के बाद कुछ सीटों का, मैं कहूँगा 22-24 सीटों का, जहां आज वो हरदोई जा रहे हैं, हरदोई, सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस, बलिया और गाजीपुर की तकरीबन 50 सीटें ऐसी हैं, 1-2 सीटें आजमगढ़ की, जहां पर राजभर वोटों की संख्या 20,000 या उससे ज़्यादा है और इन सीटों पर उनकी निगाह है। अब बीजेपी की जो रणनीति है विपनेश, आपको 13 दिसंबर से शुरू होगी, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा भव्य तरीके से, और उसकी जो तैयारियां बनारस में की जा रही हैं, मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि कितने भव्य तरीके से वहां कार्यक्रम 13 को होगा। और मैं रोज कहता हूं कि 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक बनारस उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। बिल्कुल राजीव, लगातार आप बात कहते भी रहे हैं और 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक मेगा इवेंट जो है बीजेपी का शुरू होगा, उसकी तस्वीर भी दिखाई देगी। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आते हो, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, अच्छी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो अनिला सिंह जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने लिए खुद को किसे चैलेंजर मानकर चल रही है? कौन है आपके सामने जो आपको फाइट देगा? एसपी, कांग्रेस, बीएसपी? मेरी राम राम सबको। देखिए, जब चुनावी रण होता है तो सामने जो भी है, विपक्ष में जो भी है, छोटे से छोटी पार्टी और बड़ी से बड़ी पार्टी, सभी एक तरीके के चैलेंज होते हैं। किसी को भी हम बहुत हल्के में नहीं आंक सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी से छोटी पार्टी और बड़ी से बड़ी पार्टी जो है, सबको हराने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ, ये हम जरूर देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो है विपक्ष में, अखिलेश यादव जी और उनका जो राजनीतिक दल है वो बहुत प्रमुखता से सामने आ रहा है। बाकी इतने लोग नहीं आ रहे। शायद वो जिन्ना प्रेमी है, तो जितने लोग जिन्ना प्रेमी हैं, जितने लोग तालिबानी प्रेमी हैं, उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। पर मेरे उत्तर प्रदेश में जिन्ना प्रेमी और तालिबानी प्रेमी इतनी संख्या में है नहीं। पर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये तो आप उनके ही प्रवक्ताओं से पूछेंगे कि बहन जी कहाँ पर है, प्रियंका वाड्रा जो है प्रयागराज जाती है, ये क्या है? मतलब केवल आईबॉल्स के लिए है क्या? भाई आ गए, स्पॉटलाइट में आ गए, मीडिया वाले पहुंच गए, एएनआई का बाइट हो गई और फिर वो प्रियंका वाड्रा जी दिखाई नहीं देती है। राजस्थान भी नहीं जाते, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं कर होता कि वहां पे जब हत्याएं होती हैं, दलितों की बहुत ही निर्मम हत्याएं होती हैं, तो वहां पर उनका कोई नेता दिखाई नहीं देता, वहां पे उनका कोई रिएक्शन दिखाई नहीं देता। प्रियंका वाड्रा का कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता है जब उनके नेता जो हैं हिंदुत्व के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता जब उनके नेता 26/11 के विषय में कुछ बोलते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी जो है और प्रियंका वाड्रा जी जो है, बहन जी जो है, मुझे लगता है कि ये सब कौरव सेना है, हम पांडव हैं।
और हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इस चुनावी महाभारत में जीत भी हासिल करेंगे। अंशु जी। देखिए विपनेश जी, बहुत सारी बातें हमारी बीजेपी की बहन ने कही, लेकिन वो इस पर बात नहीं करती है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कौरव अपराध सेना बढ़ते बता जा रही रहे है, वो कह रही है बीजेपी पांडव की तरह है। देखिए, कौरव और पांडव में जो बेसिक फर्क था वो यही था कि पांडव धर्म के साथ खड़े थे और कौरव अधर्म कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब दलितों पर अत्याचार होता है तो सरकार किसके साथ खड़ी होती है? बहन बेटियों के साथ जब बलात्कार हो रहा है तो सरकार पीड़ितों के साथ ना खड़ी होकर अपराधियों के साथ खड़ी होती है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और देश की जनता भी जानती है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। बड़ी बहन हमारी उस पर कुछ नहीं बोलेंगी, सिर्फ और सिर्फ वो ये बोलेंगी कि प्रियंका जी कहाँ है। अरे प्रियंका जी कल प्रयागराज में थी, आपको अगर मिलना होता तो बताती, आपकी मुलाकात करा देता। आपको जब लखनऊ में मिलना हो तो आपकी मुलाकात करा दूं। और 2022 में देखिएगा प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में बूथवार जिस तरीके का उनकी जो रणनीति है, आने वाले आप समय में देखिएगा प्रदेश बदलाव चाहता है। जब लोग लेकिन समाजवादी बात पार्टी को बताइए, वोट ये देने जो की बात मेन आएगी, फाइट है ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही दिखाई दे रही है। देखिए आप ये बात समझ लीजिए कि प्रदेश में जितनी भी समस्याएं, जितने भी मुद्दे रहे विपनेश जी, अगर आप क्रमवार उठाकर देखें, चाहे उम्भा हो, हाथरस हो, लखीमपुर हो, आजमगढ़ हो, बनारस हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मामला हो, अगर कोई सबसे आगे आकर खड़ा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके पास भगदड़ वाले लोग ज्यादा हैं कि बसपा छोड़कर लोग सपा में जा रहे हैं, सपा के लोग भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है इस पर भी हमको जाना पड़ेगा। आप लोगों के बीच में गांव में जाइए, चौराहे पर जाइए, बाजारों में जाइए, वहां लोग अब कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को वोट देने का समय है, क्योंकि अगर कोई इस तानाशाह आदित्यनाथ सरकार से लड़ सकता है तो प्रियंका गांधी लड़ सकती, दूसरा कोई भी नेता नहीं है जो लड़ पाए। नहीं, अनिला सिंह जी कह रही है कि इतनी तकलीफ है तो बाकी राज्यों में जो प्रॉब्लम, राजस्थान में प्रॉब्लम होती है, वहां पर अत्याचार है, वहां पर इस तरीके की समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर भी होती है, वहां प्रियंका गांधी नहीं जाती हैं, बस उत्तर प्रदेश तक समेट कर रह गई हैं। अगर चिंता है तो सबकी करनी चाहिए। मैं उसी बात पे आ रहा था, लेकिन आपने उस सवाल को दोबारा हाईलाइट कर दिया, अच्छी बात। देखिए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार में जो मूलतः फर्क है वो ये है कि घटनाएं होती हैं, हम पीड़ित के साथ खड़े होते हैं और भाजपा सरकार अपराधियों और बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी होती है। हाथरस की घटना इसका जीता जागता प्रमाण है। मुझे आप बताइए, हाथरस में किस तरीके से धमकाया जा रहा था एक दलित बेटी के पिता को। 2:30 बजे रात को आपने मिट्टी का तेल डालकर लाश जलवा दी। अनिला जी महिला है, क्या महिला होने के नाते इस बात की वो निंदा करेंगी कि नहीं करेंगी? लखीमपुर में एक महिला की साड़ी खींची गई, ये काम कौरव करते हैं कि पांडव करते हैं? मुझे आप बताइए क्या हुई कि उस कार्रवाई उस पर? जो लोग अपनी पार्टी की महिला को नहीं बचा सकते वो उत्तर प्रदेश में सरकार क्या चलाएंगे? जो अपराधियों से अपराध नियंत्रण नहीं करा सकते वो क्या सरकार चलाएंगे? ठीक है अंशु जी, वो तस्वीर में दिखाई दिया, आपने कई बार काउंट कराया। मेरा सवाल ये था कि प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है और विपक्ष पर वो हावी पड़ी हैं, लेकिन मेगा प्लान क्या है उत्तर प्रदेश को जीतने का वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए मेन जो मुख्य फाइट है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में दिखाई दे रही है, ना कि कांग्रेस और बीएसपी कहीं पर है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा। मैं आती हूं आपके पास, अमीक जमई जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। अभी जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक फॉर्मूला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही है, कोई पेच फंसा हुआ है। और क्या आप बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं? ऐसे मुकाबला कर लेंगे बीजेपी का, उस लहर का? देश में हम किसी पॉलिटिकल अलायंसेस के फॉर्मूले पे ही चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी के पीछे आज पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब, बेरोजगार, नौजवान, किसान, जो जन समर्थन आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। राजीव जी ये तो मानेंगे कि अभी आदरणीय अखिलेश जी जो निकल रहे हैं वो फिल्म का जो है ट्रेलर है। वो एक दिन के ट्रेलर में जो जनता का जो विद्रोह है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये इनको समझ में आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की, श्री अमित शाह जी की वो रैली नहीं है जो प्रशासन पे दबाव बना के, सारे सरकारी लोगों के दबाव बना के वहां पे भीड़ इकट्ठा की जाती है। ये स्वतंत्र जनता का
गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि 2017 से 22 के बीच में जो कुछ विपनेश हुआ है इस उत्तर प्रदेश में, सबने अपनी आंखों से देखा है। चाहे वो नोटबंदी जीएसटी के बाद का टाइम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सारे लघु उद्योग के खत्म हो जाने का वक्त हो। आप पूछिए अनिला जी से, अगर ये पूरे प्रोग्राम में 1 घंटे में एक ऐसे प्रोजेक्ट का नाम लें जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया हो, एक प्रोजेक्ट आप इनका नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 17 के बाद हमारा खाई में चला गया इसका विकास। एक इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, उनकी कार्यशैली, भाजपा की कार्यशैली की वजह से यहाँ निवेश नहीं आया। विकास को खाई में कह रहे हैं, बीजेपी तो विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। विपनेश, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बहन अनिला जी से आज आप पूछ लो रिकॉर्ड पे, एक मेगा प्रोजेक्ट बताए जिसका शिलान्यास और उद्घाटन इन्होंने किया हो। अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी का काम का आप उद्घाटन करो, बहुत अच्छी बात है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, अलीगढ़ कॉरिडोर दे दिया, विश्वविद्यालय दे दिए, अभी इसी का नोएडा आप देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, 24 तक तैयार हो जाएगा। और 4.5 लाख तकरीबन रोजगार की बात भी बीजेपी कर रही है कि हमने दिया है। विपनेश, जो एयरपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, इसका शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास तो क्योटो राजधानी का भी हुआ था जो वाराणसी में बन रही थी, और शिलान्यास तो बुलेट ट्रेन का भी हुआ था। अनिला जी से पूछो कि कई साल हो गए बुलेट ट्रेन का शिलान्यास हुए। ये उत्तर प्रदेश के लोग अब इनके चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। रही बात गठबंधन की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो तेजस्वी इनका पूरा नेतृत्व है, इसके पीछे चाहे आरएलडी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, सबने कह दिया है कि हमें इस संविधान विरोधी, महिला, दलित, पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी से वोट के छोटे छोटे जरिए दलों का लेना साथ है। लेना क्यों पड़ रहा है अखिलेश यादव को? जब इतने बड़े मुद्दे हैं, बीजेपी ने विकास किया ही नहीं, तो आप उनको उठाइए। तो फिर ये जातिगत समीकरण क्यों बैठाने की मजबूरी आन पड़ी है अखिलेश यादव के सामने? नहीं विपनेश, ये जातिगत अलायंसेस नहीं है, ये अलायंसेस हैं सामाजिक न्याय के आधार पर। अब कल अगर सावित्रीबाई फुले आई, वो बाबा साहब के मानने वाली महिला हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में रही है, वो जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा घोर जातिवादी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कल तो लखनऊ में रैली हुई है उनके नेतृत्व में, प्रकाश अंबेडकर बंबई से आए। ये सभी लोग सामाजिक न्याय के आधार पर समाजवादी पार्टी एक ऐसा अम्ब्रेला बनाती है जहां पे एक रंग ना हो। चलिए ठीक है, मैं इस बार अगला सिंह जी से जवाब लूंगी, लेकिन धर्मवीर जी आपके पास आ रही हूं। राजीव रंजन ने कहा, और ये 100% सत्य भी है, मानते हैं इस बात को कि मोदी लहर आई, कई लहर आई बीजेपी की, उसमें जो आपका बेस वोट बैंक था वो लुढ़का नहीं, कहीं गया नहीं। लेकिन इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्लान क्या है जीत के लिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे जीतेंगे ऐसे? इतनी खामोशी क्यों? धर्मवीर जी। विपनेश जी, ये मीडिया का दोहरा चरित्र आपके माध्यम से मैं टीवी पर देख रहा हूं और देश की जनता देख रही है कि ये गली कूचों की पार्टियां को आप पहले मौका देती हैं, और बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और बीजेपी से भी ज्यादा लोकसभा के सदस्य लड़ाने का काम करती है, उसको आप सबसे बाद में मौका दे रही हैं। नहीं, बीएसपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। 4 गेस्ट हैं तो एक एक करके ही बारी आती है। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए आप, और दोहरा चरित्र नहीं है ये, सच्चाई है। थोड़ा सा संभल कर बोलिए धर्मवीर जी, थोड़ा संभल कर बोलिए। सच्चाई बयान करती तो आप इतना मुखर क्यों हो रहे हैं? बैठा रखा है और भी तो गेस्ट हैं, और भी तो गेस्ट हैं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए धर्मवीर जी। आप चुप धर्मवीर जी, आपको समय मिला है, बात रखिए और फिजूल की बातें मत कीजिए। आपके दौरा सच्चाई बता दी तो आपको सवाल चिड़ गया, जवाब नहीं है तो आपके पास। मुझे यहाँ बैठाया है, जितने भी गेस्ट, धर्मवीर जी मेरी बात सुनिए ध्यान से, जितने भी गेस्ट आते हैं डेली चर्चा ऐसे ही होती है, एक एक करके आते हैं, तो आपको इतनी चिड़ क्यों मच रही है? सवाल का जवाब नहीं है, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। ठीक है धर्मवीर जी, बहस मत कीजिए और संभल के बोलिए। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। धर्मवीर जी, सवाल का जवाब दीजिए, फालतू की बहस मत कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप मुझे मौका दीजिए बोलने का। तो मैं दे तो रही हूँ मौका। अंशु जी रुक जाइए, आप बोल नहीं रहे हैं, बाकी सब बातें कर रहे हैं। धर्मवीर जी अगर मुझे मेरे बोलने का टर्न है, आपके बोलने का टर्न नहीं है ये।
अंशु जी बोलने दीजिए धर्मवीर जी को। धर्मवीर जी बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं। कह रही हूँ अपनी बात इत्मीनान से रखिए, बाकी बातें क्यों कर रहे हैं आप? सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं, इनको चुप कराइए। अंशु ये जी चौथे चुप है। नंबर की अभी पार्टी को चुप चुप है, अपनी कराइए। बात रखिए, इनकी धर्मवीर जी। हैसियत कुछ चौधरी नहीं जी है, अपनी बात इनको रखिए। चुप कराइए। बिल्कुल चुप है वो, मैं चुप इनके है। बीच में बोला नहीं था। हाँ चुप है, आप अपनी बात रखिए। विपिनेश जी, अभी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि संविधान विरोधी बीजेपी है। इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में फाड़ के फेंक दिया था समाजवादी पार्टी ने। ये कितने बड़े आरक्षण के समर्थक हैं और संविधान के समर्थक हैं, इनके दोहरे चरित्र को भी देश जानता है। ये समाजवादी पार्टी की बगुला भक्ति को भी ये दलित समाज के लोग जानते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, अभी प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या हो गई। ये अनिला जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगी और ये बीजेपी के लोग नहीं बोलेंगे उस पर। ये उत्तर प्रदेश में जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो ये गठबंधन चिल्ला रही है ना, इनका सबका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से है। ये पूरे प्रदेश में जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं, ये बीएसपी से लड़ रही हैं। आप हमारा इतिहास उठा के देख लो। अंशु जी आती हूं, आपके पास आती हूं, 2007 में जिस तरीके से हमने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरीके से हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे 2022 में। और जो विपिनेश जी अभी ये पत्रकार महोदय बता रहे थे कि हम शांत बैठे हैं, और आप कह रही हैं 75 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन, सफल सम्मेलन करके हम जो है ये बता चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति स्पष्ट है। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। और 9 अक्टूबर को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, पूरे देश के दलित समाज के, सब समाज के लोगों ने जिस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर 10 लाख लोगों की रैली की, 10 लाख लोगों की रैली तो पिछले 5 साल बनी हुई। अभी प्रधानमंत्री जी जेवर में आए थे, कुर्सियां खाली थी, लेकर के जो प्रॉपर्टी डीलरों से लेकर के, सरकार के पटवारियों से लेकर के, राशन डीलरों से लेकर के, वहां पर यह दबाव बनाने का काम किया गया कि भीड़ लाइए, लेकिन कुर्सियां भरी नहीं प्रधानमंत्री की। तो बीजेपी तो अपने कुशासन के कारण मारी जाएगी। और समाजवादी पार्टी में ना मुलायम सिंह है इस समय, ना शिवपाल है, ना आजम खां है, और ना अमर सिंह है। बिल्कुल धर्मवीर जी, मैं यही चाहती थी। मैंने सवाल पूछा कि अपनी बात रखें, आपने पता नहीं उसको क्या समझ लिया। मैं आपने जो सवाल उठाए उनके जवाब लूंगी अनिला सिंह जी से, अंशु जी से भी। तो कांग्रेस किसका काम बनाएगी, बीएसपी किसका खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि पहले त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन अब सीधी फाइट जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही है। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। राजीव, आपने चर्चा में देखा है, मन मुताबिक सवाल नहीं पूछ सकते हम नेताओं से, सच्चाई पूछो तो न जाने क्यों वो चिढ़ जाते हैं, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता। नहीं, ठीक है। जिस पार्टी का, देखिए विपिनेश, ऐसा नहीं है, जिस पार्टी का जो प्रवक्ता है वो अपनी बात रखेगा। अगर उसको बात उतनी ठीक दुरुस्त नहीं लगेगी तो फिर वो अपनी बात रखेगा। और मुझे खुशी है, धर्मवीर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएसपी के। मैं तो बीएसपी 20 वर्षों से देख रहा हूँ। पहले समय ये था कि बीएसपी ने बहुत लंबे समय तक अपना कोई प्रवक्ता नहीं बनाया था। टीवी शोज में कोई भी नेता उनका आता नहीं था, जो आता था फिर वो पार्टी से जाता था, और बहुत लोग चले भी गए। मायावती अक्सर से ये बात कहती थी कि अगर हम अपना प्रवक्ता नहीं भेजते हैं तो हमारी बात को मीडिया वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से रख लेते हैं। लेकिन ठीक है, समय के साथ उन्होंने ट्विटर पर आना भी उचित समझा और प्रवक्ता भी पार्टी के बनाए और उनका पक्ष रख रहे हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ विपिनेश, राजनीति जो सियासत है ना, वो सहूलियत, समय के सहूलियत के हिसाब से की जाती है। आज यही धर्मवीर जी जो बीएसपी के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी को अंबेडकर विरोधी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, आज के ज़्यादा नहीं 25-26 महीने पहले ही अखिलेश यादव और मायावती एक साथ एक मंच पर हाथ हिलाते वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तब इस गठबंधन को भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत, सबसे शानदार गठबंधन कहा गया था। लेकिन जब फेल हो गया फिर वही शुरू हो गया। तो ये अपनी इनकी सहूलियत है। सपा के प्रवक्ता अभी हो सकता है बीएसपी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दें कि वो तो पार्टी खत्म हो गई, सब हमारी तरफ आ गए। लेकिन असलियत ये है कि सपा ने बसपा दोनों लड़ी और बसपा को 10 सीटें लोकसभा में, आज दोगुनी हैसियत में बसपा है सपा के। तो जिसने जब जैसा फायदा उठाया तब की बात तब है। और मैं ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो अभी आपने सवाल किया, मैं रोज ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव दो तरफा होगा। जिधर का पलड़ा झुकेगा वही पार्टी, वही गठबंधन जीत जाएगा। ये चुनाव जातिवाद और धर्म किधर झुकता है,
जातिवादी समीकरण को सेट करने वाली पार्टियां इसको सामाजिक न्याय का नाम देती हैं और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने वाली पार्टियां इसको राष्ट्रवाद का नाम देती हैं। तो अगर आप दूसरी तरह से ये देखें तो सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद के बीच 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी से आप ये पूछते हैं कि वो कौन से प्रोजेक्ट का शिलान्यास करके लोकार्पण किया है, तो उसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो पिछले 70 ही नहीं न जाने कितने सालों से काशी विश्वनाथ मंदिर सकरी गलियों से होके आप जाया करते थे, अब गंगा के किनारे से सीधे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे और कैसा बनाया गया ये 13 तारीख को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ चाहते भी नहीं कि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बहुत चर्चा करें। वो चाहते भी यही है कि आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखें, आप अयोध्या का राम मंदिर देखें, और इसका जवाब विपक्षी पार्टियों को खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक आ रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये विकास के प्रोजेक्ट आज तक भारत की राजनीति में किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट नहीं दिला सके हैं। जो चीज वोट दिलाती है उसकी तैयारियां दोनों पक्ष करें और देखें आमने सामने की लड़ाई में क्या होता है। ठीक है धर्मवीर जी, आती हूं मैं आपके पास जल्दी से। 1-1 मिनट है, चारों मेरे पास मेहमान हैं, 1-1 मिनट में मैं चाहती हूं सब अपनी बात करें। अनिला सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि आपका जो गेम है वो बीएसपी और कांग्रेस एंड में बिगाड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है आपके साथ तो जाएंगे नहीं जब रिजल्ट आएगा तो। देखिए, ऐसा है कि जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को जो हमारे सामने चुनाव लड़ रही है हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा राजनीतिक दल भी हो, हम किसी को भी राइट ऑफ नहीं करते हैं। और क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो हमारे अंदर आत्मविश्वास है वो इसलिए आता है कि इस प्रदेश की जनता लगातार जो है हमारा साथ दे रही है। साथ इसलिए दे रही है कि विकास के तो काम हम करते हैं, निरंतर करते चले आ रहे हैं, जिसमें ना तो कोई भ्रष्टाचार है, ना ही अपनी मूर्तियां खड़ा करने का किसी को शौक है, ना ही यहाँ अपराधीकरण को शह देने की आदत है, ना ही अपराधियों के साथ खड़ा होने की शौक है। तो यहाँ पे अपराधियों को किस प्रकार से जेल में ठूसा जा रहा है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको ध्वस्त कर दी जा रही है, कॉन्फिस्केट की जा रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है पिछले 4.5 वर्ष से ज्यादा में, ये भी जनता देख रही है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अभी 2013 का 2013 की जो भाव है वो भूले नहीं। यहाँ पर कोई हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हमें अपनी संस्कृति पे नाज है। हाँ, हमने रामायण के बाद में जितने भी देश बना रहे हैं, बहुत सर्किट बना रहे हैं, महाभारत सर्किट बना रहे हैं। अनिला सिंह जी, इसीलिए विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं इस बार बीजेपी में बेचैनी है, इसीलिए पूरी ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया, इसीलिए प्रधानमंत्री को ताबड़तोड़ दौरे करने पड़ रहे हैं, सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, इसी के चलते बीजेपी को इतनी इस बार मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि वो लहर नहीं दिखाई दे रही है जो पिछली बार थी। यहाँ पर धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से धर्मवीर जी जल्दी से बोलिए। बहन जी स्थापित करेंगी। धर्मवीर जी एक बात बताइए कि क्या कोई अभी भी छिपा हुआ प्लान है बीएसपी का जो एंड में सामने आएगा? विप्लेश जी, नहीं, छुपा हुआ प्लान कुछ नहीं है, ये जनता इनको नकार देगी। और जिस तरीके से राजा भैया और अतीक अहमद जैसे समाजवादी पार्टी के गुंडे थरथर कांपते थे जेल के अंदर, अब ये बीजेपी के गुंडे थरथर कांपेंगे। और इस प्रदेश में बहन जी का शासन होगा, कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, और ये इनको जनता नकार देगी। और ये क्षेत्रीय पार्टियां बिल में घुस जाएंगी, आप देखिएगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। पुराने साथी अखिलेश यादव थोड़े ज्यादा आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बीएसपी से, जिस पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, साथ ही जाति समीकरण भी बैठा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, इनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। और जो बैसाखी इस्तेमाल करते हैं वो रेस नहीं जीत सकते विप्लेश जी। इस रेस चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं जो बैसाखी का इस्तेमाल करते हैं वो रेस नहीं जीत सकते। अंशु जी जवाब दीजिए, ऐसे रेस नहीं जीत सकती समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीएसपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अंशु जी 1 मिनट रुक जाइए। अंशु जी मैं ये चाहती हूँ जवाब दें। अमीक जी आप जवाब दीजिए। मैं बोल उत्तर प्रदेश में इस समय अगर सबसे ज्यादा, अंशु जी 1 मिनट रुक जाइए, सवाल मेरा अमीक जी से था, 1 मिनट रुक जाइए। विपनेश, उत्तर प्रदेश में बहुत ही साफ है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस गठजोड़ के सामने
अगर आप 2017-22 के बीच में देखें, चाहे वो दो लोकसभा के बाय वो इलेक्शन कह रहे हैं थे, समाजवादी पार्टी चाहे- को वैशाखी की जरूरत पड़ती है, हमें नहीं पड़ती है। सुन तो लीजिए, और इस सारे आप चुनाव नहीं जीत सुन सकते। लीजिए। और चाहे वो जिला पंचायत या ब्लॉक के चुनाव हो, जनता का जो पक्ष था वो समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ था। आज बीजेपी के जितने सहयोगी दल थे वो सभी लोग टूट टूट कर समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, समाज के लोग जुड़ रहे हैं। आज बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी लोग, आदरणीय हमारी जो बहन मायावती जी हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारी भाषा कभी उनके लिए हल्के में ले रहे हैं, खराब नहीं होती है। मायावती को हल्के में ले रहे हैं। अंशु जी, एक लाइन में लास्ट कमेंट आपका, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है। अंशु जी, एक लाइन में। देखिए विप्रेश जी, मैं आपको बता दूं कि किसी ज्यादा भी वक्त नहीं है, गठबंधन सिर्फ से- एक लाइन में। किसी भी गठबंधन से चुनाव जीते नहीं जाते। पहले भी लोगों ने गठबंधन किए थे, हमने भी किए थे, सही बात है। जनता का जो प्रेम और समर्थन प्रियंका गांधी जी को मिल रहा है और जिस तरीके से वो जाति धर्म की राजनीति छोड़कर जनता के मुद्दों पर बात कर रही, जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली है, आप अच्छा, यकीन मानिए ठीक है। सबसे आप बड़ी कह रहे हैं कि रैली एकला चलो की राह पर चुनाव जीता जाए। जाएगा उत्तर प्रदेश का, जिस राह पर बीएसपी और कांग्रेस चल रही है। चलिए, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।